रोगों गेहूं की फसल कीट रोगों के प्रकोप से सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ पोएसी कुल का प्रमुख अन्न उत्पादक सीरियल क्रॉप पादप गेहूं ट्रिटिकम वल्गेर समस्त विश्व के अति प्राचीन काल से ही गेहूं की फसल पर कीट रोगों का संक्रमण देखा गया है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्टेम रस्ट और ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट की। यहाँ तक कि प्राचीन रोमन सभ्यता में भी किसान अपनी गेहूं की फसल को विभिन्न कीट रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार का उत्सव रोबिगेलिया मनाया करते थे, जिसमें किसान रोबिगो नामक कीट देवता की पूजा अर्चना कर उसे प्रसन्न किया करते थे, क्योंकि किसानों का विश्वास था कि इस अनुष्ठान की वजह से रोबिगो देवता प्रसन्न होगा एवं उनकी गेहूं की फसल कीट रोगों के प्रकोप से सुरक्षित रहेगी। वैसे प्राचीन रोमन सभ्यता के अतिरिक्त विश्व के अन्य भागों में भी गेहूं पर विभिन्न कीट रोगों का संक्रमण पाया जाता था, लेकिन इसके कारण या उत्पत्ति के बारे में निश्चित जानकारी नहीं थी। तो सन 1797 में सबसे पहले परसून नामक पादप रोग विज्ञानी ने इस तथ्य को प्रमाणित किया कि गेहूं का स्तंभ कीट रोग एक अविकल्पी परजीवी कवक पक्सिनिया ग्रैमिनेस पिटिसाई के संक्रमण के फलस्वरूप होता है। तो परसून कौन थे? पादप रोग विज्ञानी थे। तो परसून ने बताया बेटा, ये प्रमाणित किया कि स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट गेहूं का स्तंभ कीट रोग या काला कीट रोग एक कवक के द्वारा होता है, और उस कवक का नाम क्या था? पक्सिनिया ग्रैमिनेस पिटिसाई। ठीक है, इसके बाद डी बेरी नामक प्रसिद्ध कवक विज्ञानी द्वारा पक्सिनिया ग्रैमिनेस के जीवन चक्र का अध्ययन किया गया। तो पक्सिनिया की लाइफ साइकिल का अध्ययन किसने किया? डी बेरी ने किया, और डी बेरी ने बताया कि पक्सिनिया कवक का जीवन चक्र 2 परपोषियों पर पूर्ण होता है। तो 2 परपोषी कौन थे बेटा? 2 परपोषी थे, गेहूं एवं बरबेरी। तो डी बेरी ने क्या बताया कि जो कवक पक्सिनिया है उसका जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, 2 परपोषियों पर पूरी होती है, और 2 होस्ट कौन कौन से थे? गेहूं, व्हीट एंड बरबेरी। अब बात करते हैं भौगोलिक वितरण मतलब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो गेहूं के स्तंभ कीट रोग का प्रकोप विश्व के सभी गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है, और भारत में इस पादप रोग को रोली रोग, रतुआ या गेरोई रोग जैसे स्थानीय नामों से भी संबोधित किया जाता है। तो भारत के मैदानी भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 10,000 फीट की ऊंचाई तक गेहूं की फसल पर इस रोग का प्रकोप देखा जा सकता है। मतलब गेहूं की फसल किससे संक्रमित होती है? पक्सिनिया नामक कवक से संक्रमित होती है, और गेहूं की फसल पर गेहूं का स्तंभ कीट रोग देखा गया है। तो उत्तरी भारत के मैदानी भागों में स्तंभ कीट रोग का संक्रमण या प्रकोप फरवरी एवं मार्च के महीने में होता था, जबकि दक्षिणी भारत में गेहूं की फसल पर इसकी सबसे अधिक मार अक्टूबर व नवंबर के महीनों में पड़ती है। तो इस रोग के कारण कौन सा रोग है? गेहूं का स्तंभ कीट रोग, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट के कारण फसल का अत्यधिक नुकसान होता है, और अध्ययन के अनुसार इस रोग के प्रकोप की वजह से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 1.8 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन की हानि होती है। तो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आकलन के अनुसार हमारे देश में लगभग 25 लाख टन गेहूं वर्ष 1990 और 1991 में कीट रोग के प्रकोप द्वारा नष्ट कर दी गई। अब देखते हैं रोग लक्षण। तो आपको एक स्लाइड मैं शेयर कर देती हूँ। मतलब रोग लक्षण किसके हैं बेटा? स्तंभ कीट रोग के जो रोग लक्षण हैं,
तो अपन पढ़ते हैं स्तंभ कीट रोग के लक्षण। परपोषी पौधों में सबसे पहले तना, पत्तियों एवं पर्ण अक्षत, लीफ शीट तथा बालियों पर प्रकट होते हैं। इन पादप भागों पर भूरे रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं और यह स्पॉट पश्यूल्स तने के ऊपर अधिक दिखाई देते हैं, इसलिए इसे गेहूं का स्तंभ कीट रोग कहते हैं। तो परपोषी गेहूं पर रोग की शुरुआती अवस्थाओं में यह स्पॉट लगभग 1.5 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबाई के होते हैं, जो बाद में धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़कर गहरे भूरे रंग के बड़े आकार के लहसुन की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। तो तना व पत्तियों पर यह स्पॉट लंबवत रूप से समानांतर क्रम में लगे रहते हैं और आरंभ में एक पतली झिल्लीदार बाह्य त्वचा द्वारा स्पॉट आवृत होते हैं। एक मिनट, फोन कौन कर रहा है देखते हैं। हेलो, एक मिनट। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, आपका फोन है, इसलिए मैंने क्लास ले ली थी। हाँ, बोलिए मैडम। अच्छा, क्लास ले रहे थे मैम। जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए ना तो अपना सिलेबस का स्टेटस वो मुझे इस पे सेंड कर दीजिएगा, है ना? आपके ग्रुप पे करूँ ना? आपकी फोन पे करूँ ना मैडम? हाँ, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके, बिल्कुल। हाँ बेटा, अब कर लेते हैं, स्लाइड शेयर कर देती हूँ मैं, ठीक है? हाँ बेटा, ये अपन बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे? हाँ, परपोषी गेहूं पर रोग की शुरुआती अवस्थाओं में यह स्पॉट लगभग 1.5 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबाई के होते हैं, जो बाद में धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़कर गहरे भूरे रंग के बड़े आकार के लहसुन की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। तना व पत्तियों पर यह स्पॉट लंबवत रूप से समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। जैसे कि ये देखो बेटा, ये फिगर दिखाई है, तो इसमें ये किसका दिख रहा है? गेहूं का काला कीट रोग। ये पश्यूल्स है, पश्यूल्स का माने स्पॉट है गेहूं पे जो संक्रमित तना है। ये तना है, इसका है, गेहूं का तना है, और ये इन्फेक्टेड स्टेम है जिसमें कि स्पॉट देख रहे हो, क्योंकि पक्सिनिया नामक कवक के द्वारा होता है। इसी प्रकार देख रहे हो, गेहूं की पत्ती है, गेहूं की पत्ती में भी स्पॉट बन रहे हैं, पश्यूल्स बन रहे हैं। तो जो मैंने बताया, ठीक है, तो आरंभ में एक पतली झिल्लीदार एपिडर्मिस द्वारा स्पॉट आवृत होते हैं, लेकिन आगे चलकर जब इनका आकार बढ़ता है तो यह झिल्लीदार बाह्य त्वचा फट जाती है एवं बारीक महीन चूड़ के समान असंख्य भूरे रंग के बीजाणु हवा में फैल जाते हैं। तो इन स्फोटो पश्यूल्स को यूरिडो पश्यूल्स कहते हैं, जिनमें असंख्य यूरिडो बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो प्रत्येक यूरिडो स्फोट के चारों ओर एक पतली बाह्य त्वचा के रंगहीन खंड संलग्न रहते हैं और बाद की अवस्थाओं में यूरिडो स्फोट आगे चलकर गहरे रंग के धब्बों टीलिया में रूपांतरित हो जाते हैं। तो टीलिया काले रंग की सुदीर्घित आकार की होती है। इनमें काले रंग के विशेष प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनको टीलियोस्पोर्स कहते हैं। तो स्फोट को आवृत करने वाली एपिडर्मिस के फट जाने से यह अनावृत एक्सपोज होकर बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार शुरू में भूरे रंग के स्फोट आगे चलकर काले रंग के हो जाते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं? गेहूं का काला कीट रोग। तो इस स्तंभ कीट रोग से ग्रसित परपोषी गेहूं के पौधे को जल की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि इस रोग के संक्रमण के कारण पौधों में ट्रांसपिरेशन एवं रेस्पिरेशन की दर बढ़ जाती है। इसके विपरीत प्रकाश संश्लेषण की दर में उल्लेखनीय कमी आती है। इसके परिणाम स्वरूप रोगग्रस्त परपोषी गेहूं के पौधों में बनने वाले गेहूं के दाने सिकुड़े हुए एवं हल्के होते हैं।
अब बात करते हैं पैथोजन और कॉजल ऑर्गेनिज्म। रोगजनक कौन है? तो गेहूं के स्तंभ किट या रतुआ अथवा रोली रोग के लिए उत्तरदायी कारक वर्ग बेसिडियोमाइसिडीज का अविकल्पी परजीवी कवक पक्सिनिया ग्रैमिनेस टेरिसाई है। तो बेटा रोग कारक पैथोजन कौन है? पैथोजन कौन है? मतलब गेहूं का स्तंभ किट रोग किसके द्वारा होता है? अविकल्पी परजीवी कवक के द्वारा होता है और उस कवक का नाम है पक्सिनिया ग्रैमिनेस टेरिसाई। और ये पक्सिनिया ग्रैमिनेस टेरिसाई एक अंतः परजीवी बहुरूपी मैक्रोसाइक्लिक कवक है जिसका संपूर्ण जीवन चक्र 2 परपोषियों अर्थात गेहूं, ट्रिटिकम वल्गैर, पोएसी एवं बर्बेरी की झाड़ी बर्बेरिस या महोनिया पर पूर्ण होता है। अब बात करते हैं हेतु विज्ञान या पुनरावृत्ति, इटियोलॉजी एंड रेकरेंस। तो परपोषी गेहूं के पौधे में पक्सिनिया का द्वितीयक कवक जाल सेकेंडरी माइसिलियम पाया जाता है जो कि पटयुक्त शाखित एवं केंद्रक युग्मी डाइकैरियोटिक तथा अंतर कोशिकीय इंटरसेलुलर प्रकार का होता है और कवक जाल में क्लैंप कनेक्शंस नहीं पाए जाते। परपोषी की कोशिकाओं से भोज्य पदार्थों के अवशोषण हेतु कवक जाल से अंतराकोशीय इंट्रासेलुलर एवं गोलाकार चूषकांग उत्पन्न होते हैं। तो परपोषी के वृद्धि काल के आरंभ में भोजन एवं वातावरण की परिस्थितियां अनुकूल होती है तो उस समय पक्सिनिया के कवक जाल से यूरिडो बीजाणुओं का निर्माण होता है। कहने का मतलब है जब वातावरण में जब कंडीशंस मतलब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो परपोषी मतलब होस्ट के वृद्धि काल के प्रारंभ में पक्सिनिया के कवक जाल से यूरिडोस्पोर्स का निर्माण होता है और ये यूरिडो बीजाणु सेवलेंट अंडाकार भूरे रंग के एक कोशीय तथा इनकी भित्ति द्विस्तरीय होती है। तो भित्ति की बाहरी परत बाह्य चोल मोटी दृढ़ मजबूत एवं लघु कंड की इकाइन्यूलेट होती है जबकि भीतरी परत एंडोस्पोर अंतः चोल पतली कोमल रंगहीन व लचीली होती है। तो यूरिडो बीजाणुओं की मध्य रेखा में 4 जननछिद्र जर्म पोर्स होते हैं जो कि समान दूरी पर पाए जाते हैं और ये यूरिडो बीजाणु यूरिडोस्पोर्स ये सेवरंत यूरिडो बीजाणु जिस बिंदु या स्फोट पर उत्पन्न होते हैं उनको यूरिडोपस्यूल्स कहते हैं। इनमें बनने वाले यूरिडो बीजाणु जब बड़े एवं परिपक्व हो जाते हैं तो स्फोट के ऊपर की बाह्य त्वचा फट जाती है। इसकी वजह से यूरिडो बीजाणु स्वतंत्र होकर हवा में फैल जाते हैं व इनका प्रकीर्णन हो जाता है। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं अभी आप देख। ये बेटा ये बताओ इसकी अटेंडेंस कैसे लगेगी? E/J BIL मुझे दिखाई दे रहा है। आपका नाम क्या है बेटा? अटेंडेंस के लिए पूछ रहे हैं। आज अटेंडेंस जाएगी E/J FBIL हाँ 6 सेकेंड YYMDA। आपकी अटेंडेंस अभी तक नहीं हो पा रही है, पहले भी आप आए थे लेकिन अटेंडेंस एक भी नहीं आई है क्योंकि आप यही नाम दे रहे हो EYJ FBII। रिकॉर्डिंग में कर ही रही हूँ EYJ FBII 6 2 कैपिटल Y स्मॉल y MTA। हाँ बेटा स्मॉल E स्मॉल y कैपिटल J स्मॉल F स्मॉल B एंड I स्मॉल I एंड L 6 2 मतलब सेकेंड कैपिटल Y स्मॉल y MTA। आपकी अटेंडेंस कैसे जाएगी? आपका नाम बताओ तब तक मैं इंग्लिश मीडियम की स्लाइड आपको दिखा रही हूँ। देखो बेटा इंग्लिश मीडियम में अपन ने एसियल स्ट्रेस का भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको भी बता देते हैं एसियल स्ट्रेस ये आपका रह गया था एसियल स्ट्रेस। सो एसियल स्ट्रेस स्टेज 1 एंड एसियोस्पोर्स। तो द माइसिलियम established by the germination of basidiospores in barberry leaf also forms mycelial knot-like aggregation near the lower epidermis which is called protoacium
which is called protoecium. After the dikaryoticization, palisade-like layer is formed, and after the dikaryoticization, palisade-like layer is formed from this group, and from this group whose cells are called acial mother cells. After the dikaryoticization, palisade-like layer is formed from this group whose cells are called acial mother cells. So in this diagram, you can see the acial mother cells also. मतलब इसमें कौन सा diagram है? C diagram. Acial mother cells, the peripheral cells are destroyed after some time. So after dikaryoticization of the receptive hyphae through spermatization, nucleus of the spermatium gradually reaches the cells of the protoecium or acial mother cells through Buller's phenomenon. Thus, these and surrounding cells become dikaryotic, but according to Alexopoulos, it occurs through somatogamy. As dikaryophase is established in protoecium, it develops into cup-like structures called acium, which appear on the lower surface of the leaf as minute red, yellow, or orange cups in groups. देखो बेटा, these are the C diagram में देख रहा है. C diagram किसका है? BTS of the Barbary leaf with matured spermogonia and acium. So these are the acia, and these acia are cup shaped. ये acia कैसे है? These are cup shaped, and these acium appear on the lower surface of the leaf. Lower surface of the leaf as minute red, yellow or orange cup in groups. So ये बताया आपको. अब है the palisade-like lower layer in LS of acium is called hymenium, and its long dikaryotic cells are called asciospore mother cells, asciophore or basal cell. So asciophore form a row of cells, one large and a small cell alternately. All these cells are dikaryotic. The larger cell differentiates into asciospore, while the smaller cell remains sterile and develops into disjunctor. So we can say this is the disjunctor. This is the disjunctor भी आ गया. ठीक है. अब अपन बता देते हैं आपको what about the किसके बारे में बात की थी अभी? रोग के बारे में, डिजीज के बारे में. तो इंग्लिश मीडियम वाले में बता देते हैं. आप खोल लो. Black rust of wheat, which is spread by the fungus Puccinia. The black rust of wheat. So we are talking about the black rust. मतलब Mehta estimated an annual loss of about 6 crores in wheat and barley due to the rust disease. So 3 types of rust are found to occur in wheat: black rust, brown rust, yellow rust. So we are talking now about the black rust of wheat caused by Puccinia. So the disease occurs in wheat, barley, and some grasses. The causal organism for the disease is a Basidiomycetes fungus called Puccinia graminis. तो क्या याद रखोगे? The causal organism or pathogen is Puccinia graminis, and this Puccinia graminis fungus spreads black rust on wheat crop, and it is a मतलब Puccinia graminis is a macrocyclic heteroecious fungus with Barbaris vulgaris as the alternate host. तो host क्या है बेटा? Host का मतलब है परपोषी. तो wheat is the primary host of Puccinia, and the Barbary leaf is the alternate host of Puccinia. So the disease appears in February, March in northern India, and by the end of November in southern India. Hence, it is more damaging in southern India as compared to northern India. Euridia are mainly concentrated on stem. Therefore, it is called as stem rust. Why it is called as stem rust? Because euridia are
mainly concentrated on the stem, so it is called as stem rust. Besides stem, Euridia are also formed on the leaf sheet and the leaves and rarely on ears. So Euridia appear as elongated or oblong reddish brown pustules. मैंने क्या बताया था? रेडिश ब्राउन पश्यूल्स बन जाते हैं स्टेम पर, मतलब पश्यूल्स का मतलब है स्पोर्ट बन जाते हैं, and these reddish brown pustules are Euridia. So Euridia appear as elongated or oblong reddish brown pustules, and Tilia appear later at the same or different loci as Euridia and are black, elongated, and occur mainly on the stem. Euridia and Tilia burst sometime after their appearance due to the pressure exerted by the spores, and the spores inside are liberated. So Tilia in this rust do not have any sterile paraphysis. So this is all about the black rust. अब बताओ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन. हाँ, आरती, मनीषा, जो भी है, रेखा, हेमलता, पूनम कंवर, निशा बागड़ी, ज्योति वर्मा. बेटा ई बाई जे अपना नाम बोल दो. स्मॉल ई, स्मॉल वाई, कैपिटल जे, स्मॉल एफ, स्मॉल बी, स्मॉल आई, एल, 6 डबल और 2 है, मतलब है ना. सेकंड कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एम टी. अपना नाम बोल दो अटेंडेंस के लिए. अच्छा, अभी 10:06 हो रहे हैं. किसी को कुछ पूछना है नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे. कल अपन पक्सीनिया कल अपना खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन माइकोप्लाज्मा करेंगे. हाँ, उसके बाद माइकोप्लाज्मा करेंगे. हाँ बेटा बोलो. मैम मनीषा चौधरी प्रेजेंट. हाँ मंजू, मंजू लगा दी बेटा. मनीषा चौधरी. हाँ मनीषा चौधरी आपकी भी लगा दी बेटा. प्रेजेंट लगा दी. प्रिया की भी लग गई. और मैम मनीषा, कोमल चौधरी. कोमल चौधरी लग गई बेटा. कोमल चौधरी, कोमल चौहान, करिका जैन. बेटा कोमल चौधरी आप कौन से वाले हो? 2 कोमल चौधरी आ रही है या एक ही कोमल चौधरी आ रही है? मैम एक ही आ रही है. अच्छा बेटा, आप पास कोर्स के हो क्या कोमल, या बीएड की हो? मैम दोनों कोमल चौधरी बीएड की है. ठीक है बेटा, फिर लगा दी आपकी भी. कोमल चौधरी की भी लगा दी. रवीना चौधरी भी आ गई है. भूमिका, दिव्या, मैम निधि कुमारी लगा दो. जुमीना. कौन सी? खुशी लगा दी ना. और कौन सी लगा दी? निशा बागड़ी लगा दी. निशा. मैम निधि कुमारी. निधि कुमारी. निधि कब से आ रहे हो बेटा आप? हाँ बोलो बेटा. निधि. निधि प्रिया चौधरी. नहीं, प्रिया तो लगा दी. निधि, निधि बोला ना आपने अभी. किसने निधि बोला है? प्रिया बोला था. निधि है क्या कोई? प्रिया की तो लगा दी. निधि नहीं है ना, फिर एब्सेंट ही जाएगी. निधि का नाम नहीं लगाया मैंने प्रेजेंट में. कोई निधि भी है क्या आपकी क्लास में? मेरे को तो अभी तक नहीं. हाँ मैम मेरी एक बार वो बता दो, मतलब मैं कॉलेज कब से आ रही हूँ, मुझे वो स्कॉलरशिप का फॉर्म के लिए स्टार्टिंग वो कॉलेज में एडमिशन कब से लिया है वो डेट बता दो एक बार. कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैम हेमलता. हेमलता, ये तो आपने कब से लिया है तो आप खुद जानते होगे ना बेटा. आप कब से आने लगो हेमलता को? आप तो मेरे ख्याल से सितंबर के बाद से आए थे ना हेमलता. हाँ मैम फिक्स डेट पूछ रहे हैं वो. फिक्स डेट तो बेटा फिर एक तरह से पूछो, क्योंकि अभी भी बस यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है आप लोगों का. नहीं तो मैं बता देती. ठीक है, हाँ, मैम के पास है. हाँ होना चाहिए मैम. अगर वो है ना, देख लेना एक तरह से पूछ लेना बेटा. यस मैम.